थी तो मैं दुल्हन, लेकिन ऐसी दुल्हन जिसकी शादी ही नहीं हुई थी। हाँ, मैं ऐसी ही एक दुल्हन थी। मुझे लाल कपड़े पहनाए गए थे। जल्दी जल्दी मेरे मुंह पर लाल लिपस्टिक पोत दी गई थी। मेरे सर पर एक कपड़ा सा रखा गया था जो शायद दुपट्टा था, लेकिन दुपट्टे जैसा नहीं था, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले जाया जा रहा था। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही थी। यह सब कुछ मेरी मर्जी से तो हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी मजबूर थी। यानी कि पहले मुझे मजबूर कर दिया गया और फिर इस सब को मेरी मर्जी बना दिया गया। जब मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें तो पता है इस कमरे में क्या होने वाला है। बैठ जाओ। जब उसने मुझे कहा बैठ जाओ तो उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं नहीं भाग सकती थी। इस कमरे में न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई और रास्ता, और यह घर भी बहुत बड़ा था। मुझे जब यहां लाया गया तो मुझे मेरी आंखें बंद रखने को कहा गया था, लेकिन घर के अंदर आने के बाद जितनी देर में कमरे में आई थी, मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद घर बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे अमीरों के घर होते हैं। यह बंदा अमीर ही था, तभी तो यहां तक लाने में कामयाब हो गया था। उसने मुझे कहा कि बैठ जाओ और बिस्तर की तरफ इशारा किया। जब मैं बैठ गई तो उसने मुझे धक्का दिया और मैं लेट गई। कहने लगा, अब यहीं पे चुप करके बैठी रहो, और खुद मुंह पीछे करके किसी काम में मशरूफ हो गया। वह किसी टेबल के आगे खड़ा था। मैं बिस्तर पर लेटकर फूट फूट के रोने लगी। न जाने कब से मैंने अपने आंसू रोके हुए थे। मैं इस रुखसती पर हैरान थी जो इस तरह से हुई थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी जब मुझे बिस्तर के नीचे से कुछ ठंडा ठंडा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि या तो इस बिस्तर के नीचे बर्फ रखी गई है या फिर कुछ बर्फ जैसा ही है। मैं हैरान हो गई। मैं अपने आंसू भी भूल गई और अपनी परेशानी भी, और यह सोचने लगी कि यह क्या है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। मैंने एक झटके से बिस्तर का गद्दा हटाया और नीचे फेंक दिया, और जब बिस्तर के नीचे का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। लेकिन उसके बाद मैं सजदे में गिर गई थी, क्योंकि इस बिस्तर के नीचे तो एक... हम लोग जब अपने घरों में बैठे होते हैं और इस तरह की कहानी सुन रहे होते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि जिसकी यह कहानी है उस पर क्या गुजरी होगी। हमारी यह कहानी आप लोगों तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा मजबूर लोग थे। हम 7 बहनें थीं और मेरे बाबा हमेशा बीमार रहते थे। मजदूरी कर कर के अब वो थक गए थे, और मजदूरी से यह घर भी नहीं चलता था। मेरे बाबा को मेरी माँ बताती नहीं थी, और हम बहनों के हाथ में एक एक प्लेट पकड़ा के हमें मोहल्ले में भेज देती थी। किसी के घर से कोई थोड़ा सा सालन ले आता तो किसी के घर से कोई रोटी, कोई चावल, और इस तरह हम लोग दोपहर का खाना खा लेते थे। जब रात होती तो बाबा के लाए हुए पैसों से जो चीज बनती थी वो सब खाते थे। मेरी माँ कहती थी कि दोपहर में भी यही सब था, अभी बच गया है तो रात को खा रहे हैं। लेकिन वो खाना इतना कम होता था कि एक वक्त के लिए भी पूरा नहीं होता था। हम लोग मांग तांग के खाते थे, लेकिन अब 10 घरों में जाते तो उसमें से 8 घर हमें भगा देते थे कि तुम लोगों का तो यही काम है, हम अपने लिए बनाते हैं या तुम लोगों के लिए। हमारी बड़ी बेइज्जती होती थी, जिल्लत होती थी। हमें जब कहा जाता था जाओ जाओ माफ करो, तो अपना आप फकीर सा महसूस होता था। मेरा नाम महनूर है और मेरी सारी बहनें ही खूबसूरत थीं। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर बुरा ही होता चला जाता है। पहले इस घर के हालात बड़े खराब थे। मेरी माँ एक निहायत ही जुगाड़ों वाली औरत थी। कहते हैं कि जब मर्द जुगाड़ लगाने वाला होता है तो औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन जब औरत जुगाड़ लगाने वाली होती है तो औलाद की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को जुगाड़ के उसूल पे चलाती थी कि किसी से मांग के खा लिया बस ठीक है, कहीं से कुछ हो गया तो ठीक है, बस चल गया तो चल गया, गुजारा करो। और उनकी यह हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब थीं। हम पे क़यामत यह आई कि हमारा बाप इस दुनिया से चला गया, और अब हम लोग बिल्कुल अकेले रह गए और यतीम हो गए। अब हमारे पास सिवाय मांगने के तो और कोई रास्ता वैसे भी नहीं था। पढ़े लिखे हम लोग थे नहीं, और जवान लड़कियों को यहाँ पर किसी ने अपने घर में काम भी नहीं देना था। यहाँ पे सारे गरीब ही रहते थे। अगर हम लोग किसी अमीर कॉलोनी में जाकर किसी के घर के बर्तन धोने का भी काम पकड़ लेते तो उसमें हमारा सरासर नुकसान था, क्योंकि यहाँ से ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनियां 3-4 घंटे दूर थीं। कौन रोज आता और कौन जाता? और फिर वही हमारी माँ का जुगाड़पन हमारे अंदर भी आया था कि जब मांग के पूरा हो रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। बिजली हम लोगों ने कटवा दी थी। गैस हमारी अब तक आ रही थी, पता नहीं वो कैसे आ रही थी। घर में नलका लगा हुआ था, उसके पानी से हम लोग अपना गुजारा चलाते थे। नलका चला के हम लोगों के बाजू थक जाते थे। कुदरती हवा पे हमारे गुजारे हो रहे थे,
और सर्दी के मौसम का हम लोग इंतजार कर रहे थे। खाना पीना मांग के खा रहे थे, लेकिन किसी ने यह न सोचा कि मकान मालिक को क्या जवाब देंगे, क्योंकि उसने तो किराया लेने के लिए आ जाना था। वही बात हुई कि जब 2 महीने का किराया नहीं गया तो वो हमारे घर आ गया। उसने कहा कि मैं तो अब यहां बैठा हूं, किराया लेकर ही जाऊंगा। उसको इतनी हया भी नहीं आई कि इस घर में कोई मर्द नहीं है। वो हमारे घर के आंगन में आके बैठ गया। उसने कहा कि 2 महीने का किराया तो आपने पहले नहीं दिया हुआ था और आज भी 19 तारीख है। अब मैं नहीं आता तो क्या करता? आपको पता है कि आपके किराए से मेरा घर भी चलता है। मेरे पास भी कोई इतने पैसे नहीं हैं। एक घर है, वो आप लोगों को किराए पे दिया हुआ है। ये बात तो थी कि उसने हमें ये घर बिना किसी एडवांस के दिया था, हमारे बाप की वजह से, क्योंकि वो हमारे बाप को जानता था। उसने जितनी शराफ्त हमारे साथ दिखानी थी वो दिखा चुका था। अब इससे ज्यादा शराफ्त वो दिखा नहीं सकता था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो शराफत नहीं दिखाएगा तो बेहयाई पे उतर आएगा। वो कहता था कि मेरा ये एक ही घर है जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में मशहूर था कि डर पड़ता है। इस आदमी के बहुत सारे कारोबार हैं, ये बड़ा अमीर आदमी है। लेकिन जो आदमी जितना अमीर होता है वो उतना ही कंजूस भी होता है, और इसके साथ भी यही मामला था। मेरी माँ ने कहा कि अगर हमारे पास कुछ है तो बेशक आप हमारा घर देख लो, अगर आपको कुछ मिलता है तो ले जाओ। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सिवाय मेरी बेटियों के कुछ भी नहीं है। वो सोच में पड़ गया। वो देख रहा था कि बिजली भी कटी हुई है, मोटर भी लगता है काफी अरसे से बंद है। घर में पतली सी दाल पक रही थी। उसने कहा कि हालात तो आप लोगों के वाकई बुरे हैं। हमें लगा कि हमारी बात समझ गया, पर आपने सही कहा कि बेटियों के अलावा आप लोगों के पास कुछ है नहीं। 3 महीने का किराया मैं माफ करता हूं जो आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन अगले महीने का किराया अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो फिर आपको अपनी एक बेटी मुझे देनी होगी। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, एक रात उसे मेरे साथ गुजारनी होगी, और इस तरह आप लोगों का किराया माफ हो जाएगा। मेरी माँ हैरान रह गई। मेरी माँ के मुंह में ना कोई बात आई ना गई। हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या बोलें। वो हमारे घर में बैठा था और असल में ये उसका घर था। हम उससे लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो गया तो मेरी माँ ने एक झटका सा लिया और कहने लगी कि ये आदमी क्या कह के चला गया। पहले तो मेरी माँ ने ऐसा रद्द-ए-अमल दिया कि उसने अच्छा नहीं किया और उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब महीना सर पे आ गया तो कहने लगी कि एक रात की तो बात है, चली जाओगी तो क्या हो जाएगा। हम सब हैरान रह गए। मेरी बड़ी बहन को भेजने की बात हो रही थी, उसका नाम माही था। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, आप कैसी बातें कर रही हैं। माँ कहने लगी कि अगर तू एक रात के लिए वहां नहीं जाएगी तो हम सब जाएंगे, क्योंकि जब हम इस घर में नहीं रहेंगे और सड़क पे हमें रात गुजारनी पड़ेगी तो फिर हमारे साथ क्या होगा। बस तू चली जा। मेरी माँ ने इतना कहा और वहां से चली गई। हम सारी बहनें आपस में बहस करने लगीं कि ये क्या बात हुई, अम्मी ने कैसी बात कर दी, क्या होगा, क्या करेंगे। लेकिन वही बात हुई कि वक्त आ गया और हमें माही को भेजना ही पड़ा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने एक रात का कहा था, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद आई। जब हमने उसको देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हमने उससे पूछा कि तू ठीक तो है, क्या हुआ तेरे साथ? तो कहने लगी कि जो भी हुआ मैं बताना नहीं चाहती हूं। उस आदमी ने मुझे मना किया है। उसकी हालत अच्छी लग रही थी, 1 हफ्ते में ही उसकी सेहत कुछ बेहतर लग रही थी। लगता था उसे वहां पे अच्छा खाना मिलता रहा था। उसने मेरी माँ के हाथ में 10,000 रुपये भी रखे और कहा कि ये भी उसी ने दिए हैं। मेरी माँ कुछ नहीं बोली और फिर ऐसे नॉर्मल हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस 10,000 रुपयों से हमारा महीना तो गुजर गया, लेकिन महीना गुजरने में देर कहाँ लगती है। इसी तरह अगला महीना आ गया। मेरी जो माही से छोटी वाली बहन थी, जो मुझसे तो खैर बड़ी ही थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी। उसने कहा कि मैं तो कभी नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये माही नहीं बताती कि वहां पे हुआ क्या। और माही अपनी जुबान नहीं खोल रही थी। वो कह रही थी कि मैं नहीं बता सकती। अगर उसको पता चल गया कि मैंने ये राज बाहर निकाला है तो वो हमें इस घर से ही निकाल देगा, और इस तरह से भी काम नहीं चलेगा। मेरी गुस्से वाली बहन बार बार कह रही थी कि जब तक तू मुझे बताएगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे तुम लोग सड़क पे आ जाओ। लेकिन फिर वही बात की औलाद से अपनी बात मनवानी हो तो उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर लो, जिसमें मेरी माँ वैसे ही माहिर थी। उसने अपने आप को पीटना शुरू कर दिया, बहन डालने शुरू कर दिए कि अब क्या करें, कहाँ जाऊंगी मैं इन सब को लेके। तेरे बाप को बेटे की ख्वाहिश थी, बेटे की ख्वाहिश में बेटियां पैदा करता गया, फिर खुद इस दुनिया से चला गया। अब ये भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अरे, जब बड़ी बहन ने कुर्बानी दे दी
तो तू क्यों नहीं दे सकती? तू भी कुर्बानी दे और हमें इस सब से बचा। वही बात हुई कि मेरी वो बहन भी मान गई, वो भी चली गई। जब इस तरह का मामला होता था तो वो बहन को लेने के लिए गाड़ी भेजा करता था और उसी गाड़ी में वापस भी भेज देता था, लेकिन कहता था कि एक रात और। फिर एक हफ्ते के बाद ये वाली बहन 5 दिन के बाद वापस आ गई थी। जब ये वापस आई तो इसका भी मुंह बंद था, इसने भी कुछ नहीं बताया। और इस तरह से ये लोग अपने मुंह को बंद किए हुए थे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल चुपचाप थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उन दोनों की शक्ल इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरी जो तीसरी वाली बहन थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो कह रही थी कि महीना खत्म होने से पहले ही कुछ ऐसा हो कि ये पूरा मोहल्ला ही खत्म हो जाए। मैंने उससे कहा कि तौबा करो, अपनी मजबूरी और मुसीबत के पीछे बाकियों के लिए क्यों अजाब मांग रही हो। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि ये जो इस घर में तमाशा लगा रखा है, अगर बाबा जिंदा होते और तब ये सब कुछ हो रहा होता तो आपको क्या लगता है बाबा को कैसा लगता? वो कहती है कि जाहिर है बुरा ही लगता, और क्या लगता है, तो क्यों ऐसी बातें कर रही है? मैंने कहा तो फिर वो अभी भी तो हमें देख रहे हैं ना, हो सकता है वो कहीं से हमें देख रहे हैं। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, आप उनकी रूह को क्यों तकलीफ पहुंचा रही हैं? उस आदमी से कहिए कि हम यहां से चले जाते हैं, हम कहीं भी चले जाएंगे, औरतों के किसी सेंटर में चले जाएंगे, वहां जाके रह लेंगे। वो कहने लगी कि तुझे पता है आजकल औरतों के सेंटर में क्या होता है? अरे अपना घर अपना होता है। मैंने कहा कि अपना घर नहीं है, किराए का घर है, और किराए के पीछे हम लोगों को बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, बस जो चल रहा है चलने दो। मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपनी माँ से बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, मैं कोई बदतमीज लड़की नहीं थी, और मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत भी नहीं की थी। पर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने दें। अब इसके बाद जो सिला की बारी है वो कितना डरी हुई है ये तो आपको पता है, और उसके बाद मेरी बारी है। लेकिन आप मुझे एक बात तो बताओ कि आपकी सिर्फ 7 ही बेटियां हैं। 7 महीने तो गुजर लेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे? खुद जाएंगी। जब मैंने ऐसा कहा तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया और कहा कि तू कितनी बदतमीज और बेशर्म हो गई है, आइंदा मेरे सामने ना आना। दिल तो करता है कि सिला की जगह तुझे भेज दूं, लेकिन वो तेरे से ज्यादा खूबसूरत है। निकल जा यहां से और अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। मैं कमरे में आ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। सिला को पता था कि मैं उसके लिए ही जंग लड़ने गई थी। कहने लगी कि छोड़ो ना, जो होना है हो जाए, क्या कर सकते हैं। मैंने माही और अपनी दूसरी बहन की तरफ देखा और मैंने कहा कि असल में ये दोनों हमारे दुश्मन हैं, जो हमें ये बताने को तैयार नहीं है कि वहां पर क्या होगा। वो भी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि बता देंगे तो क्या नहीं होगा। क्यों तू किसी ड्रामा की जासूसी औरत की तरह बस ये जानना चाहती है कि क्या होगा? इस बात पे तेरा जरा सा भी ध्यान क्यों नहीं जा रहा है कि चाहे तुम लोगों को पता हो या ना पता हो, जो होना है वही होना है। वो आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक है। माही के मुंह से ये बात निकली तो दूसरी बहन ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा कि और कुछ न बोलना। इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में मिल गई थी। खैर 3 दिन के बाद सिला भी चली गई, और जब वो वापस आई तो उसकी हालत पहली 2 बहनों जैसी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और उसके चेहरे के ऊपर एक जख्म भी लगा हुआ था। मैंने कहा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये जख्म कैसे लगा, बताओ मुझे। जिस तरह से वो गई थी और अपने दिल की हर बात मुझसे कर रही थी, और मैं उसके लिए जंग लड़ रही थी, और मैंने अम्मी से उसके लिए थप्पड़ भी खाया था। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे जरूर बताएगी कि बात क्या है और वहां पर क्या मामला है, लेकिन उसने भी अपना मुंह बंद कर लिया और मुझे बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये जख्म तो मुझे मेरी अपनी वजह से लगा है, तुम परेशान मत हो। अब मुझे इन तीनों पे गुस्सा आ रहा था। वो आदमी इन लोगों के ऊपर क्या जादू कर रहा था, उनको क्या घोल के पिला रहा था कि जब ये वापस आती थी तो इनकी जुबान ही बंद हो जाती थी। बंदा सोच में पड़ जाता था कि ऐसा भी क्या था। ये तीनों हमारी बहनें थीं, हम लोग एक ही माँ से जन्मी थी। बहनों में तो कोई राज नहीं होता, वो तो एक दूसरे को हर बात बता देती हैं। फिर ये इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई थी? सिला थोड़ी सी मासूम भी थी और बेवकूफ भी। जब मैंने उस पर ज्यादा जोर डाला तो उसने कहा कि देखो, जो भी होगा ना वहां पर उतना बुरा नहीं होगा। बस उसने इतना कह दिया, और मैं हैरान रह गई कि एक आदमी हमारे घर आके हमारी बेटियों पर नजर रख के गया है। उसने कहा है कि आपकी बेटियों के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, आपकी बेटियां बड़ी खूबसूरत हैं और मुझे आपकी बेटी 1 दिन के लिए चाहिए। और इसका क्या मतलब हो सकता है? वो क्या वहां बिठा के हमारी पूजा करेगा? लेकिन सिला ने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर से अपनी जुबान बंद कर ली। मैंने पूरे महीने में उससे कई दफ़ा बात उगलवाने की कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हुई। बातों बातों में मैंने उस पे सारे तरीके आजमा लिए, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उस आदमी का पीछा करने के बारे में सोचा। वो इस मोहल्ले में बहुत आता जाता था। हमें लगता था कि ये मोहल्ले में रहता है, लेकिन फिर किराने की दुकान वाले ने बताया कि अभिजीत साहब इस मोहल्ले में नहीं रहते। मैं ये सब कुछ कराने वाले से पूछ रही थी। वह मेरे साथ बचपन में स्कूल में पढ़ता था और फिर मैट्रिक में फेल होने के बाद यहाँ पे काम करने लगा था। इससे मैं ये सब कुछ पूछ रही थी क्योंकि पूरा दिन तो वो मोहल्ले के चौक में खड़ा रहता था। उसे हर किसी के बारे में पता होता था और मेरा शुरू से दोस्त भी था, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि उम्र में मुझसे थोड़ा कम था। उसने कहा कि अजीब सा ही आदमी है, इसके बारे में ना पता ही नहीं चलता कि अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। कभी कभी ये खड़ा होके ना किसी फकीर को बहुत सारे पैसे दे रहा होता है। मैंने कहा, बहुत सारे पैसे? उसने कहा, हाँ, बहुत सारे पैसे दे रहा होता है। मतलब कि फकीरों को लोग 5-10 रुपये देते हैं या कोई 20-50 देता है, तो ये फकीरों को 200, 300, 400, 500 भी दे रहा होता है। और कभी कभी ये किसी से 20 रुपये के पीछे लड़ रहा होता है। मैंने कहा, पागल है क्या? उसने कहा, नहीं, पागल तो नहीं है। पागल होता तो इतना बड़ा बिजनेस ना संभाल रहा होता। इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन है थोड़ा अजीब सा, मूडी टाइप का है। इसका पता नहीं चलता कब इसके दिमाग पर क्या सवार हो जाए। और ये जो तुम लोगों से किराया लेता है, अगर ये चाहे तो तुम लोगों से किराया ना ले, लेकिन अच्छा आदमी नहीं है। इस कदर अच्छाई की इससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। राम ने कहा, तू क्यों इसके बारे में इतना कुछ पूछ रही है? तेरा इसके साथ क्या वास्ता है? बस किराया दे के बात खत्म नहीं हो जाती? मैंने कहा, तुझे बता नहीं सकती, लेकिन तूने मेरा एक काम करना है। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, अगर मुझे कभी तेरी मदद की जरूरत हुई तो तू मेरी मदद करेगा? उसने कहा, हाँ, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बस तू मुझे एक आवाज देना। मुझे राम पर पूरा भरोसा था, लेकिन मेरी मां को नहीं था, और किसी ने मेरी चुगली कर दी कि ये राम के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। अब मैं क्या कहती कि मैं अभिजीत के बारे में मालूमात निकलवा रही थी। मैंने कहा, हाँ, वो मेरा दोस्त है, तो मैं उससे हाल चाल पूछ रही थी। मेरी मां ने कहा, दोस्त दोस्त बनाए हुए हैं तूने, तुझे पता है लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। मैंने कहा, अच्छा, आप किसी गैर आदमी के साथ अपनी बेटी भेज देती है, हर महीने एक बेटी को भेज देती हैं, और मुझे कह रही हैं कि मैंने उसके साथ बात क्यों कर ली। बड़ी नेक परसा किस्म की हरकतें हो रही हैं ना इस घर में। अरे, इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पहले मांग मांग के खाते थे, अब इज्जतें बेच बेच के खा रहे हैं। मेरी मां ने फिर मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा और कहा, कल ही जाएगी तू? 31 का महीना है, लेकिन तू 30 पे ही जाएगी। मैं खुद अभिजीत को फोन करके बुलाऊंगी। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे गुस्सा तो आया ही, लेकिन जब अपने कमरे में आई तो मुझे रोना भी आने लगा कि ये कैसी औरत थी हमारी मां। उसने सारी जिंदगी हमारे बाप को भी जलील ही किया था, परेशान ही किया था, तंग ही किया था। हमेशा कोई ना कोई फरमाइश करती रहती थी। जो नहीं था उसके लिए रोती रहती थी। जब वो पैसे कमा के लाता था तो बचाती नहीं थी। जिस दिन पैसे आते थे उस दिन अच्छी चीज बना लेती थी, और जिस दिन पैसे नहीं होते थे उस दिन पानी के साथ रोटी खानी पड़ती थी। आदमी का काम पैसे कमा के लाना होता है, और औरत का काम उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना और संभालना होता है। आदमी और औरत मिलके जब अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो तभी घर अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन मां के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। वो एक जुगाड़ी औरत थी, और जुगाड़ी औरत ही रहने वाली थी। अपने पति की मौत के बाद भी उसको अक्ल नहीं आई। अपनी बेटियों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद भी उसके दिमाग के दरवाजे नहीं खुले थे, कभी भी खुलने वाले नहीं थे। लेकिन अब मुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। जब मुझे लेने के लिए वो लोग आए तो मैं सोच रही थी, चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ बुरा होना है तो वो ना हो। अब इस घर के अंदर गाड़ी आ चुकी थी। मैंने घर को एक नजर देखा। घर बहुत बड़ा था। शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, लेकिन पता चल रहा था कि घर बहुत बड़ा है। वहां से मुझे एक आदमी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। वो इस घर का नौकर लग रहा था। उसने कहा, आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे ले जाने लगा। मुझे अपने पैरों के नीचे फर्श महसूस हुआ, फिर कालीन महसूस हुई। फिर चलते चलते मैं एक कमरे में पहुंच गई, जहां पे एक जोड़ा पड़ा हुआ था। कुछ सजावट का सामान था,
और एक औरत खड़ी हुई थी। जब मेरी आंखें खुलीं, मैंने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उसने कहा, कुछ नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। उसने मुझे कपड़े पकड़ा के बाथरूम में धक्का दे दिया। मैंने बाथरूम से भागने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम में न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई इतना बड़ा रोशनदान जहां से मैं निकल जाती। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने पुलिस वालों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जल्दी करो, क्या कर रही हो? अभी तक तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए था। ऐसे भी कौन सी तैयारी कर रही हो जो अभी तक तैयार नहीं हुई हो? मैं कपड़े पहन के बाहर निकली। कपड़े उतने शानदार नहीं थे, बस लाल रंग के थे, और मैं बस लाल रंग के कपड़ों में ऐसी लग रही थी जैसे कोई हल्की सी तकरीब की दुल्हन हो। उसके बाद उसने मेरे चेहरे को पकड़ा और अजीब से अंदाज में मेकअप करने लगी। उसने मेरे होंठों पे लाल लिपस्टिक लगा दी और आंखों में काजल डाल दिया। मेरे सर पे एक अजीब सा दुपट्टा करा के बोली, चलो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम कौन हो? क्या होने वाला है मेरे साथ? मुझे दुल्हन क्यों बना रहे हो? ये सब क्या है? वो कहने लगी, मुझे बताने का हुक्म नहीं है, मुझे सिर्फ काम करवाने का कहा गया है। मैं अपना काम करवाऊंगी। मुझे भी यहां से जाना है, मुझे भी बहुत काम है। तुम भी अपना काम करो और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। वो तुम्हारा मामला है। अभिजीत साहब ने कहा था, जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है, सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, 2 घंटे का वक्त? लेकिन मेरी बहनें तो 5 दिन बाद वापस आया करती थीं। ये लोग मुझे 2 घंटे बाद वापस भेज देंगे? लेकिन फिर 2 घंटे में यहां क्या होगा? ऐसा कौन सा काम था जो 2 घंटे का था? थोड़ी देर के बाद उस औरत को किसी का फोन आया। उसने कहा, हाँ, तैयार है यार। तो मैंने कर दिया। अच्छी लग रही है लड़की, खूबसूरत है, बस थोड़ा सा तैयार किया, लेकिन अच्छी लग रही है। अब ज्यादा तैयार तो नहीं कर सकती ना? आपने ही तो कहा था कि जल्दी जल्दी करना है। हाँ, बस ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, 10 मिनट? हाँ ठीक है। वो किसी से बात कर रही थी और मैं सिर्फ एक तरफा कॉल ही सुन सकती थी, मतलब सिर्फ उसकी आवाज ही सुन सकती थी। उसने मुझे कहा, 10 मिनट में आ रहे हैं। मैं साइड पे बैठ गई और मैंने उसे कहा, मुझे पानी पिला दो। तो कहने लगी, चल, की कर रही हो मेरे साथ? मुझे कहा गया था कि तुम्हारी कोई बात ना मानूं। अगर तुम पानी मांगो तो तुम्हें पानी भी नहीं दूं। ये जो तुमने बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाया है ना, ये भी तुम नहीं लगा सकती थी। लेकिन मुझे पता है कि चलो, बाथरूम से निकल के कहाँ ही जाओगी। मैंने कहा, इतना तो बता सकती हो ना कि तुम यहां पे क्या करती हो? तो कहने लगी, काम वाली हूं, काम करती हूं यहां पे, खाना वगैरह बनाती हूं, बड़ी पुरानी वफादार हूं अभिजीत साहब की। बस अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं बुरी तरह डर गई कि पता नहीं कौन है, यहां पे कोई आएगा या मुझे कहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि इस कमरे में तो बैठने के लिए सिर्फ एक सोफा ही पड़ा हुआ था। देखा तो अभिजीत साहब थे। उनके हाथ में एक फाइल थी। उन्होंने कहा, इस पे दस्तखत करो, पढ़ी लिखी तो हो ना, या अंगूठा लगाओगी? मैंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये तुम्हारी तरफ से इजाजतनामा है कि इस घर में तुम्हारे साथ जो भी हो उसकी तुम हमें इजाजत देती हो। मैंने कहा, मैं किसी ऐसे कागज पे दस्तखत नहीं करूंगी। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी बहनों से भी करवाए थे, उन्होंने तो कर दिए। जब मेरे पास फाइल आई, मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पे हाथ रखा हुआ था। मैं पढ़ नहीं पा रही थी कि क्या है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी मुख्य हेडिंग ऊपर होती है, और वहीं पे उन्होंने हाथ रखा था। उन्होंने गुस्से से कहा, जल्दी दस्तखत करो। डर के मारे मैंने दस्तखत कर दिए। फिर उन्होंने उस औरत से कहा, ये कैसा तैयार किया है इसको? उसने कहा, जी, इतना ही हो सका है। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और कहा, ठीक है, बस इतना चलेगा। फिर उन्होंने मुझे कहा, चलो। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरी बहनों के साथ जो कुछ किया हो, मैं वैसे नहीं हूं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा, अरे बातें मत करो यार, पहले ही बहुत वक्त जाया हो रहा है, कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ, बस चलो हमारे साथ। मैं हैरान हो गई कि यह कह रहा है कि कुछ नहीं होता, जबकि मुझे दुल्हन बना के पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, बस चलो। मेरे पास आखिरी हरबा यह था कि मैं इनकार करूं, जिद करूं और कहूं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी ये बात भी किसी ने नहीं सुनी।
मैं मुज़ाहमत भी कर रही थी, पर वो लोग मुझे लेकर जा रहे थे। वो मुझे एक कमरे में ले आए और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में आते ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने कमरे को देखा तो हैरान रह गई। ये कमरा किसी का बेडरूम लग रहा था। बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन साफ सुथरा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ के मामलात बहुत खराब लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि इस कमरे में 4-5 बच्चों को छोड़ दिया गया हो, जिन्होंने यहाँ उधम मचाया और अब वो यहाँ से चले गए हैं। उसने कहा, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? जब उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया तो मैं डर गई। कमरे के अंदर एक क्वीन साइज का बेड पड़ा था, जो थोड़ा छोटे साइज का था। उसके ऊपर गद्दा भी बहुत पतला था और पतली सी चादर बिछाई गई थी। कमरे की दीवारें, पर्दे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी सब चीजें अजीब सी थीं। जैसे मैंने पहले बताया था, बिल्कुल भी सफाई नहीं थी। वो औरत कह रही थी कि मैं यहाँ की नौकरानी हूं, पता नहीं क्या करती थी। घर तो ऐसे लग रहा था जैसे कभी किसी ने सफाई ही नहीं की। मैं बेड पे नहीं बैठी। वो साइड पे खड़ा होकर फोन में कुछ कर रहा था। उसने कहा, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बात क्यों नहीं मानती हो? मैंने दिल में सोचा, तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम हो कौन? थोड़ी देर के बाद उसको न जाने क्या गुस्सा आया कि उसने मुझे बेड के ऊपर धक्का दे दिया। मैं बैठने के बजाय पीछे की तरफ लेट गई, लेकिन फिर से वो मुंह फिर के खड़ा हो गया और मैं फूट फूट के रोने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे छत नजर आ रही थी। छत पे मैंने कुछ अजीब सा देखा। मैं हैरान थी कि छत पे ये किस किस्म के निशान थे। ऐसा कौन कर सकता था? छत के ऊपर बच्चों का जो पेंट होता है वो गिरा हुआ था, और ऐसे गिरा था कि जैसे किसी ने नीचे से उछाल के ऊपर फेंका हो। इतने बड़े कमरे में जहां महंगे काले पर्दे और फर्नीचर रखा गया था, कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा कि दीवारों को गंदा करे? खैर, अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे मेरी कमर के नीचे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। मैं हैरान थी कि ये सब क्या है। मेरी कमर के नीचे से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि या तो मुझे बर्फ की स्लैब पर लिटा दिया गया है या फिर इस बिस्तर के नीचे बर्फ रखी गई है। अचानक से उठ खड़ी हुई। मैं हड़बड़ाकर उठी, लेकिन अभिजीत की नज़र और ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। मैंने इस बेड की चादर हटाई तो बेड भी गीला लग रहा था। फिर मैंने गद्दा भी हटा दिया। जैसे ही गद्दा हटाया, मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं पीछे की तरफ जाकर खड़ी हो गई। अभिजीत ने भी इस तरफ देखा और वो भी मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा, जो इस बेड के नीचे बैठा था और उसके हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा था। थोड़ी देर के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगा और उसने कहा कि दुल्हन डर गई, दुल्हन डर गई। और मैं हैरान रह गई कि ये कौन है, ये क्या कह रहा है। अभिजीत ने कहा, क्या किया तुमने? क्या जरूरत थी तुम्हें ये कपड़ा हटाने की? मैंने कहा, ये नीचे ये कौन है? उसने कहा, ये बेटा है मेरा, बैठो इधर ही। मैं हैरान रह गई कि इसका बेटा भी है, वो भी एक जवान बेटा, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? उसने नौकरों को आवाज देनी शुरू कर दी और कहा कि इसे यहां से बाहर ले जाओ। तो मैंने कहा, नहीं, इसे यहां से बाहर नहीं भेजेंगे। आपको शर्म नहीं आती? हम लोग आपकी बेटियों की उम्र के हैं और आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगा। मैंने कहा कि तभी आपका बेटा पागल है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, इसलिए आपके साथ मुखाफात ए अमल होता है। आप एक बुरे इंसान हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मैं हैरान हुई कि उसकी आंखों में आंसुओं का क्या काम। ये तो बुरा इंसान ही था। बुरा नहीं होता तो क्यों 4 महीने से हम लोगों के सर पे एक मुसीबत की तरह सवार होता? और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। जब मुझे मेरे घर वापस छोड़ दिया गया तो मेरी माँ ने कहा कि लो, ये तो 4 घंटे बाद ही वापस आ गई है। मैंने कहा कि आप क्या चाहती थीं कि सारी जिंदगी वहां गुजार लूं, तो ये भी हो जाएगा। कहने लगी कि क्या मतलब? मैंने कहा कि कुछ नहीं। अब मैं आके अपनी बाकी 3 बहनों के पास बैठ गई। उन्होंने कहा कि क्या करवाया गया तुमसे? मैंने कहा कि अब तो मैं तुम लोगों के राज के बारे में अच्छी तरह जान गई हूं, पहले ये बताओ कि तुमसे क्या करवाया गया था। मैंने माही से कहा कि पहले आप बताएं आपके साथ क्या करवाया। उसने कहा कि मुझे कहा गया था कि इस घर में काम करने वाला कोई नहीं है और ये घर काफी अरसे से बंद पड़ा है, इसलिए इस पूरे घर को साफ करो। और मैंने पूरा हफ्ता लगा के इस पूरे घर को साफ किया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा और तुम्हारा काम इस घर को साफ करना होगा। कसम से उन्होंने मुझसे इतना काम करवाया कि जितना मुझसे नहीं करवाना चाहिए था, यानी कि एक बंदे का काम नहीं था। पूरा हफ्ता लगा के मैंने इस घर को साफ किया, लेकिन मुझे वहां पे बहुत अच्छा खाना मिला,
रहने के लिए कमरा भी मिला, और अभिजीत को तो बस मैंने आते जाते ही देखा ना, तो कोई मेरे कमरे में आया और ना ही किसी ने मुझसे ऐसी वैसी बात की। लेकिन ये जरूर कहा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर मैंने सीमा से कहा कि तुमसे क्या काम करवाया गया था? तो उसने कहा कि मुझसे भी इसी तरह के काम करवाए गए थे, और मुझे कहा गया था कि किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताना। मुझे कहा गया था कि इस घर में एक मरीज है, उसका ख्याल रखना है, और वो ख्याल तुमने करना है। उसका कमरा भी साफ करवाया था मुझे। दीवारों पे कलर लगे हुए थे, बहुत ही गंदा कमरा था। मैंने बड़ी मुश्किल से सारी दीवारें साफ की थीं। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे 5 दिन बाद वापस भेजा था। लेकिन जिस काम पे ले गए थे वो काम नहीं करवाया था। हम लोग हैरान भी थे और परेशान भी। उसने कहा था कि किसी को दुकान या कान खबर नहीं होनी चाहिए। जब मैंने सिला को देखा तो उसने कहा कि इस घर में एक छोटी बच्ची थी, वो मेरी हवाले की थी, और मुझे कहा गया था कि मैंने ही उसकी देखभाल करनी है और हमेशा उससे संभालना है। मैंने कहा कि कितनी छोटी लगती थी? 1-2 साल की होगी। इसी का नाखून लगा था मुझे। वो लोग मुझसे पूछने लगी कि अब तुम बताओगी तुमसे क्या काम करवाया? जब मैंने उनको बताया कि मुझसे क्या काम करवाया था, वो हैरान रह गईं। दरअसल मामला ऐसा था कि अभिजीत साहब का एक बेटा था जो पागल था, लेकिन उनका सारा बिजनेस उस बेटे के नाम पे था। क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। ये इंसान बहुत ही ज्यादा समझदार, खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। इसे बाहर के मुल्क से पढ़ाई करवाई गई थी। इसका नाम साहिल था। बहुत ही खूबसूरत नौजवान मर्द था। लेकिन इसकी शादी हुई और भगवान ने इसे एक बेटी से नवाजा। ये अपनी पत्नी से भी बड़ा प्यार करता था। ये लोग किसी जगह पे सैर करने गए थे, जहां उनकी गाड़ी एक पहाड़ से नीचे गिर गई। भगवान की कुदरत थी कि मां के दिमाग में ना जाने क्या आया कि उसने गाड़ी बेकाबू होने से पहले ही अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। इसकी बेटी को थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन वो बच गई, और जब गाड़ी नीचे गिरी तो इसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई, और साहिल के सिर पे चोट लगने की वजह से वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह हो गया और एक नफ्सियाती मरीज बन गया। उसके बाद से इस घर में सब कुछ खराब होने लगा। अभिजीत साहब ये बात बाहर नहीं निकलना चाहते थे कि उनका बेटा पागल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा बिजनेस और सारी कंपनियां और सब कुछ अपने बेटे के नाम पे बना रखा है। अगर किसी को पता चल गया कि वो तो पागल हो चुका है तो उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी बन जाएगा, और लोग उनके खिलाफ बगावत में आ जाएंगे और अपने शेयर्स भी कंपनी से निकाल लेंगे कि जब कंपनी का मालिक ही पागल हो गया है तो फिर इस कंपनी के साथ क्या बिजनेस किया जाए। और मेरे साथ ये मामला हुआ था कि मेरी शादी साहिल के साथ करवा दी गई थी, क्योंकि सारी बहनों में मैं ही सबसे ज्यादा समझदार और सब्र शुक्र करने वाली लगी थी, ऐसा अभिजीत साहब ने कहा था। जिस कागज पे मुझसे दस्तखत करवाए गए थे वो कुछ और नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, जिस पे मुझसे साइन करवा लिए थे। अब मैं साहिल की बीवी थी और इस पूरे घर की मालकिन भी थी। अभिजीत साहब ने कहा कि मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो मेरी मदद करें इस घर को संभालने में, उनकी बेटी को संभालने में, बेटे को संभालने में, और किसी को कानो खबर ना हो। इसीलिए मैंने आप लोगों की मजबूरी से फायदा उठाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। अगर मैं आपकी माँ को पहले ही सब कुछ बताता तो वो शायद कुछ और ही कहती, क्योंकि आपकी माँ बहुत ज्यादा चालाक हैं, और मैं नहीं चाहता था कि जहां मैं उनकी मजबूरी से फायदा उठाने का सोच रहा हूं वहां वो मुझे मजदूर समझ के मेरी मजबूरी से फायदा उठाना शुरू कर दें। इसीलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया था और आप लोगों को कहा था कि किसी को कुछ नहीं बताना। मेरा एक बहुत बड़ा मामला अटका हुआ है। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को मैं अपने घर में शिफ्ट कर लूंगा, और उसके बाद आप लोगों की जिम्मेदारी भी मैं ले लूंगा। जब मैंने इन लोगों को ये बात सुनाई तो वो सब हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि तू इस घर की मालकिन बन गई और उनकी बेटी की बीवी भी। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन वो अपने होश में नहीं है, और डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है। बड़ी परेशानी थी। हम लोगों के साथ ऐसा मामला हुआ था कि हमें ऐसा लगा था कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत टूटेगी, और इसकी जगह हमारे ऊपर थोड़ी कम बड़ी मुसीबत टूट गई थी, तो हम लोग इसलिए नॉर्मल होके बैठ गए थे कि चलो खैर है। हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए। मेरी सबसे छोटी वाली 2 बहनों को कॉलेज में दाखिल करवा दिया गया, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई का हर्ज हुआ था। बाकी हम सब ने तो एफ किया हुआ था। सिला बच्ची का ख्याल रखती थी। वो बच्ची उसके साथ खुश रहती थी, क्योंकि वो बच्ची उसे अपनी माँ समझने लगी थी। वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी,
खाना वगैरह बनाती थी और मैं अपने पति साहिल को संभालती थी। वो मुझे अपनी साबिक पत्नी रहा का नाम लेके बुलाता था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसके डॉक्टर से भी मिली। उन्होंने भी मेरे साथ एक लंबी मुलाकात की और मुझे बताया कि इसे किस तरह से हैंडल करना है, इसे किस तरह से ठीक करना है, कैसे ये नॉर्मल होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने बहुत उम्मीद दिलाई थी। अभी इस बात को 1 साल हो गया। हम लोग यहीं पे रह रहे हैं और मेरी बड़ी वाली बहन का रिश्ता भी अभिजीत साहब ने करवा दिया है। वो कहते हैं कि सारी जिंदगी तो इसे यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, बाकी आप लोग इतने सारे हो कि 1-2 की शादी हो गई तो बाकी मिलकर भी इस घर को संभाल सकती हैं। तो यूं ही अभिजीत साहब को इतना बुरा समझ रहे थे, बेशक अपनी मजबूरी के तहत ही, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया और वो हमारे सिर का साया बन गए। मैं रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई, खाना पीना मिल गया, हमारी शादियां भी करवा रहे थे, हमारी पढ़ाई भी करवा रहे थे। शायद इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ था, लेकिन वो नुकसान किसी भी वक्त फायदा में बदल सकता था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि साहिल किसी भी वक्त ठीक हो सकता है, लेकिन कब, ये किसी को भी पता नहीं। बस इसी उम्मीद पे मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। माही की शादी हो गई है और सीमा का भी रिश्ता पक्का हो गया। मेरी माँ को हमने समझाया था कि आपने फिर चालाकी कोई हरकत नहीं करनी, और फिलहाल ठीक है, उनका रवैया भी ठीक है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।